हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर भौतिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थियोरेटिकल चीज़ है। आप इसको ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं पूरा भौतिकी आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कहता है कार्य, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु को बल की दिशा में कुछ दूरी खिसकाने में समर्थ होता है तो उस वस्तु पर कार्य किया जाता है। इसका SI मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। तो यह इसको W बराबर लिखते हैं F इंटू एस लिखते हैं। यानी फोर्स अगर किसी वस्तु पर लगाता है या बल लगाया तो वह वस्तु कुछ दूरी तक यानी डिस्टेंस तय करेगा। ये टोटल मल्टीपल W कहलाता है यानी कार्य कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल है। किसी विलगित माध्यम में सभी प्रकार की ऊर्जा का योग प्रत्येक समय नियत रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा संरक्षण बोलता है कि न ऊर्जा खपत होता है न ही गेन होता है। यानी बोलने का मतलब न ही लॉस होता है न गेन होता है। न ऊर्जा को हम लोग माने समाप्त कर सकते हैं नहीं ले सकते। ऊर्जा एक फिक्स राशि है, ठीक है ना। चलिए, ये सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो सकता है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, यानी रूप परिवर्तन हो सकता है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। चलिए, शक्ति क्या है, इसकी इकाई वाट होती है। शक्ति का इकाई वाट होता है। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में प्रत्येक दूसरे पिंड को अपनी ओर किसी बल से आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। इसको जी से सूचित करते हैं। इसको को जी से सूचित करते हैं, जी से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता है जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। किसी पिंड में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कभी कभी इसका मान 10 दिया रहेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है, जब न्यूमेरिकल बनाइएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का मान वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान से स्वतंत्र है। माने इसको बल को किसी वस्तु के रूप या आकार और द्रव्यमान से इसको मतलब नहीं है, ठीक है। पलायन चाल व न्यूनतम चाल जिससे कोई पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और वापस कभी लौटकर नहीं आता है। पृथ्वी सतह पर पलायन चाल का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी पर से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर उसको हम माने फेंकते हैं, ठीक है ना, तो वह कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आवेगा, ठीक है ना। चलिए, चंद्रमा की सतह पर पलायन चाल का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। निम्न पलायन चाल के कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी सतह से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। जी का मान पृथ्वी के घूर्णन के कारण घटता है। नेक्स्ट चलिए, कहता जी का मान पृथ्वी के कोणीय गति के बढ़ने के साथ घटता है। कोणीय गति के घटने के साथ बढ़ता है, ठीक है। अगर उस कोणीय गति बढ़ेगा तो घटेगा और कोणीय गति घटेगा तो बढ़ेगा जी का मान, ठीक है, यानी अपोजिट होगा। कहता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। तो किसी व्यक्ति का भार चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी पर उसका भार 1/6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, कहता उपग्रह। उपग्रह वे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पिंड है जो किसी ग्रह के परितः उसके गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन चक्कर लगाता है, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जबकि इनसैट बी एक कृत्रिम उपग्रह है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पृथ्वी की सतह के समीप घूर्णन कर रहे उपग्रह का घूर्णन काल 1 घंटा 24 मिनट यानी 34 मिनट है। मतलब लगभग 24 मिनट या 34 मिनट लग सकता है। भूस्थानिक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के परितः लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। किसी भूस्थानिक उपग्रह का परिचक्रण काल 24 घंटा ही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण सूर्य और अन्य तारे पूरब से पश्चिम की गति करते हुए दिखाई देते हैं। बोलने का मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है और बाकी सब ग्रह है यानी सूर्य और तारे हैं जो उसके विपरीत यानी पूरब से पश्चिम गति करते हैं। एक भूसामयिक उपग्रह भूसामयिक कक्षा में स्थित वह उपग्रह है जिसकी परिचक्रण समयावधि पृथ्वी के घूर्णन काल के समान होती है। भूसामयिक उपग्रह की एक विशेष
स्थैतिक उपग्रह है जिसकी एक भूस्थैतिक कक्षा होती है जो पृथ्वी की विषुवत रेखा के ठीक ऊपर वृत्तीय भूसामयिक कक्षा होती है। भूस्थैतिक उपग्रहों का प्रयोग विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण, मौसम की भविष्यवाणी जैसे बाढ़ और सूखे की संभावना व्यक्त करने में होता है। ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के परितल लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रण करते हैं। इन उपग्रहों का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। चलिए, परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी। कैथोड किरणें की खोज सर विलियम क्रूक ने की थी। इसकी निम्न गुण होते हैं। कैथोड किरण के सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती है। प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है, धातु की पतली चादर को भेद सकती है और वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा विचलित हो सकती है। इसकी चाल प्रकाश की चाल की 1/30 से 1/10 भाग होती है। ठीक है। धन किरणें या कैनाल किरणें। इन किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। धन किरणों में धनावेशित कण होते हैं। ये किरणें सरल रेखा में गति करती है। ये किरणें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती है। ये गैसों को आयनीकृत कर सकती है। एक्स किरणें वैद्युत चुंबकीय किरणें होती है जिनकी तरंगदैर्घ्य 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। एक्स किरणों की खोज रोंगस्टन ने की थी। ठीक है। ऐसे एक्स किरणों की रोंटजन होगा। ठीक है ना, रोंटजन होगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही याद रखिएगा। चलिए, एक्स किरणें सरल रेखा में गति करती है। चलिए, एक्स किरणों से अधिक संपर्क मानव शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। एक्स किरणें प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाती है, यानी दर्शाती है। कहता है एक्स किरणों के उपयोग चिकित्सीय विज्ञान में शल्य चिकित्सा में एक्स किरणों का प्रयोग टूटी हड्डी, खराब अंग, बाहरी सामान जैसी गोली, पत्थर आदि पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर और चर्म रोग के उपचार में होता है। इंजीनियरिंग में एक्स किरणों का उपयोग धातु उत्पादों और भारी धातु की चद्दर में ट्यूटन, दरार, कमजोरी और वायु की उपस्थिति पता लगाने के लिए होता है। वैज्ञानिक कार्यों में एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना और जटिल अणु के अध्ययन में होता है। कस्टम यानी सीमा शुल्क विभाग में एक्स किरणें छिपे प्रतिबंधित सामानों का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये हुए एक्स किरणें का उपयोग। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, जिसके लिए उन्हें संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। यूरेनियम 235 और पीयू पोलोनियम 239 का प्रयोग विखंडनीय पदार्थ के रूप में किया जाता है। नाभिकीय विखंडन का प्रथम प्रदर्शन हेलियन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने किया था। नाभिकीय संलयन। जब दो या अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है ना। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हेतु 108 केल्विन कोटि का तापमान होने की आवश्यकता होती है, माने बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी हमको मिलता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन बम का निर्माण अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा 1952 में किया गया था। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर। यह एक संयंत्र है जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। प्रथम नाभिकीय संयंत्र की स्थापना शिकागो में वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निगरानी में हुई थी। तीव्र गतिमान न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है। इन्हें मंदक कहते हैं। किसको? ग्रेफाइट, बेरिलियम और भारी जल को। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। जब विखंडन की क्रिया होती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है उससे वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में की जाती है नाभिकीय रिएक्टर। विभिन्न संभारिक यानी आइसोटोप निर्माण में। नाभिकीय रिएक्टर के कई भाग हैं जो कि निम्न है। विखंडनीय ईंधन। यूरेनियम 235 या यूरेनियम 239 का प्रयोग होता है विखंडनीय ईंधन में। ठीक है। मंदक न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम कर देता है जिससे उन्हें विखंडन अभिक्रिया के लिए बाद में प्रयोग किया जा सके। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। यूरेनियम नाभिक के विखंडन से उत्पन्न अधिक न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए बोरॉन और कैडमियम छड़ का प्रयोग होता है जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को रोका जा सके। नेक्स्ट चलते हैं।
कहता है न्यूटन के गति के नियम। पहला नियम कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अथवा सरल रेखा में एक समान चाल से गति की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। जब कोई बॉडी या वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सके या उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सके। इसे गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण जैसे धीमी गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी या बस से कूदने पर व्यक्ति का गाड़ी की गति की दिशा में कुछ दूरी दौड़ना चाहिए। दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के सीधा समानुपाती होता है। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया की एक बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण ट्रेन की बोगी में ट्रेन की शंटिंग के दौरान लगने वाले तेज झटकों से बचने के लिए बफर्स होते हैं, माने कुछ सॉकर वाला काम होता है, ठीक है, नहीं सॉकर सिस्टम लगा रहता है जिसके कारण वह झटका नहीं खा सकता है। रॉकेट गैसों के विपरीत दिशा में निकलने के कारण ऊपर उठता है। रॉकेट जो चलता है, जो रॉकेट ईंधन या जो गैस बाहर निकलता है पीछे, उसी के कारण वह आगे की ओर गति करता है। वृत्तीय गति, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। पिंड की वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश आवश्यक बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल वह आभासी बल है अपकेंद्रीय बल वह आभासी बल है जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है। यानी अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों का परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। क्रीम हटाना वॉशिंग मशीन में ड्रायर अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। घर्षण, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती अथवा लुढ़कती है या ऐसा करने वाली होती है तो सतह पर एक विपरीत बल उत्पन्न होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के कारण हम पृथ्वी की सतह पर चल सकते हैं। वाहनों में ब्रेक लगाने पर वे केवल घर्षण के कारण ही रुकते हैं। पास्कल का दाब नियम पास्कल का दाब का नियम, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के दाब के नियम पर आधारित है। तो इसमें कॉमन है हाइड्रोलिक, तो हाइड्रोलिक याद रखिएगा, बाकी लिफ्ट, प्रेस और ब्रेक ये सब याद रखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है या डुबोया जाता है तो फिर पिंड के भार में आभासी कमी आती है और यह कमी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चल, एक लोहे की गेंद द्वारा हटाए गए द्रव का भार गेंद के भार से कम होता है जबकि किसी जहाज के पानी में डूबे भाग द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। इस कारण से लोहे की छोटी गेंद द्रव में डूब जाती है जबकि पानी का बड़ा जहाज तैरता रहता है। एक मोटा आदमी एक पतले आदमी की तुलना में जल्दी तैरना सीखता है क्योंकि वह पतले आदमी की तुलना में अधिक जल विस्थापित करता है। कौन? मोटा आदमी। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में उड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन वायु से हल्की गैस है तथा आप जल में अधिक वजन उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे गुब्बारा में हीलियम गैस भरा जाता है क्योंकि हीलियम हल्का गैस है और ज्वलनशील नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, हल्का है बट ज्वलनशील है। इस कारण से इसको गुब्बारा में यूज नहीं किया जाता है, बट यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण के रूप में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते, तरंग एक विक्षोभ या हलचल है जो पदार्थ के संचरण के बिना ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे, अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ तरंगे। यांत्रिक तरंग में दो प्रकार होता है, अनुदैर्घ्य व अनुप्रस्थ। वैद्युत चुंबकीय तरंगे गैर यांत्रिक तरंगे निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला गामा किरणें, सबसे अधिक आवृत्ति वाला है गामा किरणें, ठीक है, जिसका आवृत्ति सबसे अधिक है गामा किरणें का। उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद यूवी किरणें, ठीक है। उसके बाद दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। और दीर्घ रेडियो तरंगे का आवृत्ति निम्न होता है, तो सबसे ज्यादा किसका है? गामा किरणें का, और सबसे कम दीर्घ रेडियो तरंगे का, ठीक है। सभी आवृत्ति के घटते क्रम में, ऊपर ज्यादा था नीचे कम था। कहता है तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं है। कौन कौन है नहीं है? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनिक किरणें और पराध्वनिक किरणें, ये सब है जो वैद्युत चुंबकीय नहीं है। चलिए, अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? कहता है इस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करती है।
माने जिस तरह से संचरण जाएगा उसी के दिशा के कंपन करेगा, ठीक है, उसी दिशा के अनुरूप कंपन करेगा या उसी दिशा में कंपन करेगा, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई कंपन कर रहा है, मान लिया जाए, तो इस तरह से तरंग संचरण इधर से इधर जा रहा है तो इसी दिशा में कंपन करेगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्प्रिंग अथवा वायु में ध्वनि तरंग का संचरण अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण, जैसे स्प्रिंग है, यहाँ पर अगर हम स्प्रिंग लेते हैं, जैसे इस तरह से स्प्रिंग है, ठीक है, अगर हम इसको इधर से फोर्स लगाते हैं, इधर से भी फोर्स लगाते हैं, तो इस तरह से इधर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से कंपन करेगा, ठीक है ना, इधर कंपन करेगा और इधर कंपन करेगा, दोनों ओर कंपन करेगा, तो इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अनुप्रस्थ तरंग, इस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है, ठीक है, और किसी तनी राशि में उत्पन्न कंपन और जल में उत्पन्न लहरें अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई राशि तना है, सॉरी यहाँ पर इस तरह से तना हुआ है, इसको ऊपर से डिस्टर्ब करते हैं या नीचे से डिस्टर्ब करते हैं, तो या तो ये ऊपर जाएगा इस तरह से, माने तरंग संचरण करेगा, तो ये लंबवत हुआ ना, इस तरह से लंबवत हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इसी को बोलते हैं, तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो स्प्रिंग वाला है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है ना। ये है जो बाएं दाएं होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं जो बाएं दाएं कंपन करता है, और अनुप्रस्थ तरंगे ऊपर नीचे कंपन करता है, तो याद रखिएगा। अतः वैद्युत चुंबकीय तरंग तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है और निर्वात में भी गमन कर सकती है। लघु रेडियो तरंगे, एक्स किरणें आदि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है। निर्वात में ये तरंगे प्रकाश की चाल से चलती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, याद रखिएगा, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्योंकि ध्वनि निकलता है यंत्र के सहायता से, ठीक है। अपनी आवृत्ति सीमा के आधार पर ध्वनि तरंगों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। जिस तरह से उसका आवृत्ति हो गया उसके अनुसार उस ध्वनि तरंग को बांटा गया है। जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराध्वनिक तरंगे कहते हैं। पराध्वनिक तरंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने, कपड़ों और मशीनी भागों, कारखानों की चिमनी से बचे लैंप को साफ करने और अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है, ठीक है ना। माने चिमनी से बचे लैंप का मतलब होता है जो वहाँ पर जो क्या कार्बन उर्बन होता है ना, उसी को साफ करने के लिए किया जाता है। चलिए ध्वनि की चाल हो गया। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम होती है और गैसीय माध्यम में न्यूनतम होती है, ठीक है ना। ध्वनि तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग की चाल और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाती है, लेकिन तरंग की आवृत्ति समान रहती है। ध्वनि की चाल दाब बढ़ाने अथवा घटाने पर अपरिवर्तित रहती है, यानी ध्वनि को दाब और यानी दाब से मतलब नहीं है, ठीक है ना, दाब से मतलब नहीं है। ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। हाँ, ध्वनि को टेम्परेचर यानी ताप से मतलब है, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में नम वायु में अधिक होती है, क्योंकि नम वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, तो नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चलिए ठीक है, नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक है। और अनुनाद क्या है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ध्वनि तरंग का पुनः सुनाई देना ही अनुनाद कहलाता है। खिता तीव्रता, अनुनाद मतलब इको बोल सकते हैं। जैसे मान लिया कभी कोई आवाज निकला, ठीक है, या ध्वनि निकला और किसी माध्यम से टकरा गया, जैसे कोई दीवार से या पहाड़ी इलाका पहाड़ से या कहीं कुछ पत्थर से यानी अदर, तो वहाँ से वही बात माने जो ध्वनि है पुनः सुनाई देता है, तो उसी को अनुनाद बोलते हैं, रिपीट होता है, ठीक है। तीव्रता, किसी स्रोत के एक इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में संचरित ऊर्जा की मात्रा तरंग की तीव्रता कहलाती है। एक इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से जितना वो तरंग संचरित होता है उसी को तीव्रता कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए पिच, तरंग की आवृत्ति की अनुभूति को प्राय तरंग की पिच के नाम से जाना है। पिच मतलब किसी का आवाज मोटा होता है तो किसी का आवाज पतला होता है, तो पिच के कारण ही होता है ऐसा, ठीक है ना। चलिए
कहता है तीव्रता, तीव्रता को ही आवृत्ति हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तीव्रता को आवृत्ति बोलते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। सोनार, इसका पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से होता है, याद रखिएगा पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने, दुश्मन की पनडुब्बी की स्थिति का पता लगाने और जहाज में दरार का पता लगाने में किया जाता है। डॉपलर प्रभाव, यदि ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्ष गति होती है, स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्ष गति होती है तो श्रोता को एक आभासी आवृत्ति सुनाई देती है जो स्रोत से उत्पन्न वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होती है। यह प्रभाव ही डॉपलर प्रभाव कहलाता है। प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण करता है। विकिरण के कारण ही आप कुछ देखने में सक्षम हो पाते हैं। इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अगर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड में इतना मीटर जाता है, तो अगर किलोमीटर में करेगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, कहीं कहीं 20 सेकंड लगेगा, और टोटल कुल मिला के ये 500 सेकंड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, यह याद रखिएगा। तथा चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की धरती तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड का समय या 20 सेकंड का समय, ठीक है। लेकिन चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश के धरती तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का लगता है, ये फिक्स है, 1.28 ही लगता है। प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश की कोई किरण दो अलग माध्यम को पृथक करने वाली सीमा पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई यहाँ पर कोई दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आया उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। इसमें होता है ये बीच में अभिलंब है, और जितना कोण आई होता है उतने कोण ही और होता है, तो ये आपतन कोण बोलते हैं, इसको परिवर्तन कोण बोलते हैं। आई हो गया, लेंस हो गया, सॉरी दर्पण हो गया, और दर्पण का सतह इसको बोलते हैं, जीरो हो गया, वो केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समतल दर्पण से परिवर्तन, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है तो दर्पण के सापेक्ष इसकी गति टू भी हो जाती है। यानी कोई वस्तु दर्पण की ओर, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, मान लीजिए यहाँ पर आई इसकी ओर चलेगा तो इसकी समतल की ओर कोई वस्तु भी चाल से चलेगा, ठीक है ना, तो दर्पण के सापेक्ष उसकी गति टू भी चाल से हो जाएगा, इसकी गति टू भी चाल से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। समतल दर्पण में अपनी पूरी छाया देखने के लिए व्यक्ति को अपनी लंबाई के आधे दर्पण की आवश्यकता है। अगर हमको पूरी छाया देखना है तो दर्पण की लंबाई उससे आधा होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट चलिए। कहता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्राय वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। अवतल दर्पण का प्रयोग सेविंग दर्पण के रूप में, यानी जो सेविंग दर्पण माने दाढ़ी बाल बनाने वाला जो बनाते हैं उनके पास रहता है अवतल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइटों में, सर्च लाइटों में, डॉक्टरों द्वारा ऑप्थेल्मोस्कोप में, यानी आँख नाक कान की जांच करने में, सौर कुकर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में, क्योंकि इसमें पीछे के काफ़ी क्षेत्र आ जाता है और वस्तु का बना प्रतिबिंब सीधा होता है। सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में, ठीक है ना। चलिए। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के दौरान उसका अपने मार्ग से थोड़ा झुक जाना अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति और कला अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना, लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य और गति परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो कहता है यहाँ इसको समझिए, जैसे मान लिया कोई क्या है, आपको कोई दर्पण हो गया या मतलब एक तरह से माध्यम हम मानते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर हो गया मान लिया विरल माध्यम, इसको मान लो विरल माध्यम, ठीक है, और नीचे मान लो सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो जब कहता है विरल माध्यम, एक ही अभिलंब हो गया, ठीक है। तो जब कहता है विरल माध्यम से आवेगा और सघन माध्यम में जाएगा तो माने झुक जाता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब इसके विपरीत सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाता है। देखो अभिलंब से दूर हट गया, आई अभिलंब से अभिलंब की ओर हो गया।
तो कहता है अभिलंब की ओर हो जाता है। तो विरल माध्यम में जो कोण बनेगा ज़्यादा होगा और सघन माध्यम में कोण कम हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में आपतित कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है ना, यानी सघन माध्यम में आपतित कोण का मान वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित कोण 90 डिग्री, सघन माध्यम में कुछ होगा लेकिन विरल माध्यम में 90 डिग्री हो जाएगा तो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरे का चमकना, मिराज और लूमिंग, पानी के बुलबुलों का चमकना, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी किसी किरण को विचलित करने की क्षमता है। इसकी माप फोकस दूरी के व्युत्क्रम में की जाती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता, ठीक है ना, यानी पावर बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं लेंस की क्षमता P से सूचित करते हैं 1/f। ठीक है ना, F इन सेंटीमीटर में हो जाएगा और P को डायोप्टर में लिखते हैं, डायोप्टर में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश, प्रकाश प्राथमिक रंग में हो गया नीला, लाल और हरा। जैसे मान लिया, चलिए इसको हम समझाते हैं। इस टाइप से अगर हो गया तो मान लिया RBG लिखेंगे, RBG कहीं भी आप लिख सकते हो, कहीं से शुरू करके उसी दिशा, मान लिया हम इस दिशा में आए तो आप इस दिशा में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो RBG हो गया। अब यहाँ पर से MCY लिख सकते हैं, MCY। तो ये हो गया RBG हो गया प्राथमिक रंग हो गया और MCY हो गया द्वितीयक रंग हो गया। अभी दोनों मिलेगा, दो रंग मिलेगा तो जाके सफ़ेद रंग देगा तो उसको पूरक रंग कहते हैं। फिर से सुनिए, प्राथमिक रंग नीला, लाल और हरा, द्वितीयक रंग जो प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाए गए रंग हैं। ठीक है, पूरक रंग जैसे द्वितीयक रंग में हो जाएगा MCY, नीला RBG हो गया RBG। ठीक है, और दो रंग जो मिलाने पर सफ़ेद रंग बनता है, ठीक है, तो उसे पूरक रंग। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। उगते और डूबते सूर्य का बेहतरीन लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। मानव नेत्र, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। मायोपिया अथवा निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ नजर नहीं आती है, यानी नज़दीक की वस्तु साफ नजर आती है, निकट दृष्टि दोष में इसी को मायोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया या दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, यानी दूर की वस्तु साफ साफ नजर आवेगा और नज़दीक की वस्तु साफ नजर नहीं आती है। और प्रेसबायोपिया यानी बुजुर्गों में निकट और दूर दोनों की वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है। इसको द्विफोक्सी लेंस का उपयोग कराते हैं प्रेसबायोपिया में, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग कराते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। विद्युत एवं चुंबकत्व, आवेश किसी वस्तु में संबंधित उसका मूलभूत गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करती है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पर अगर प्लस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, या मतलब प्रतिकर्षण करेगा, या तो माइनस हो या तो प्लस हो। लेकिन यहाँ पर अगर विपरीत हो जाएगा, या माइनस प्लस या प्लस माइनस हो तो आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे। ये आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। चालक वे पदार्थ है जो स्वयं से विद्युत प्रवाहित होने देते हैं। धातुएं जैसे चांदी, लोहा, तांबा, पृथ्वी चालक की भांति कार्य करता है। चांदी सर्वोत्तम चालक है, तो याद रखिएगा चांदी सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ठीक है, कुचालक वे पदार्थ जो स्वयं से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। अधातुएं जैसे लकड़ी, कागज, शीशा, एबोनाइट कुचालक है। ये सब अधातुएं चीज है। ठीक है ना। विद्युत धारा, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। एक विद्युत बल्ब टूटने पर आवाज करता है क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर निर्वात होता है। जब बल्ब फटता है तो निर्वात को भरने के लिए सभी तरह से हवा तेजी से प्रवेश करती है। हवा के तेजी से भरने के कारण एक शोर उत्पन्न होता है जिससे प्रायः बैग कहते हैं। ठीक है, शंट एक बहुत निम्न प्रतिरोधता का तार होता है। ठीक है,
शंट एक बहुत निम्न प्रतिरोधता का तार होता है। एक गैल्वेनोमीटर में इसके समांतर शंट लगाकर इसे अमीटर में बदला जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर में बहुत उच्च प्रतिरोधकता का तार इसके श्रेणी क्रम में लगाकर इसे वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। ठीक है ना, यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध तार का जरूरत है, यानी उच्च प्रतिरोधक वाला तार का जरूरत है। सोडियम और मरकरी स्ट्रीट लैंप परमाणु विखंडन के कारण चमकते हैं। फ्लोरेसेंट में चोक तार का प्रयोग ट्यूब में गैस को आयनीकृत करने हेतु उच्च वोल्टेज पैदा करने के लिए होता है, जिससे फिलामेंट से उच्च धारा का प्रवाह हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। चुंबकत्व। प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में साधारण चुंबकत्व धारण करते हैं, जैसे सोना, हीरा, तांबा, जल, पारा आदि। माने अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेगा तो वो विपरीत दिशा में काम करेगा। ठीक है, आगे चलिए। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय माने चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही साधारण चुंबक धारण करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है ना। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तीव्र चुंबकत्व धारण करते हैं, माने ज्यादा से ज्यादा चुंबकत्व धारण करते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकेल। क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान या क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ अपना अस्थायी चुंबकीय गुणों को खो देता है और उसमें प्रेरक चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। समशून्य दिक्पातिक रेखाएं। पृथ्वी तल पर वे रेखाएं हैं जिनका झुकाव सदैव नियत रहता है। वे रेखाएं जिनका झुकाव शून्य होता है एगोनिक लाइन कहते हैं। ठीक है, एगोनिक लाइन कहते हैं। तो यानी समशून्य दिक्पाती रेखाएं उसी को बोलते होंगे। समनति रेखाएं। पृथ्वी तल पर उन बिंदुओं को मिलाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं हैं जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय कोण समान होता है। चुंबकीय कोण क्या होता है? समान होता है। ठीक है। आक्लिनिक रेखा चुंबकीय विषुवत है जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्तर या दक्षिण की ओर नहीं झुका है, अतः यह समनति रेखा की विशेष स्थिति है। आइसोडायनेमिक लाइन या मानचित्र पर पृथ्वी के समान चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है ना, यानी समान चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा है, तो आइसोडायनेमिक लाइन कहलाता है। पृष्ठ तनाव और कैपिलरी। स्नेहक तेल अपने निम्न पृष्ठ तनाव के कारण सभी भागों पर आसानी से फैल जाता है। कपड़े धोने के दौरान डिटर्जेंट के मिलाने पर धूल के कण आसानी से अलग हो जाते हैं क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव में कमी हो जाती है। सोखता कागज द्वारा इंक का अवशोषण कैपिलरी क्रिया के कारण होता है। किसी ऊंचे पेड़ की पत्तियां शाखाओं में जल की आपूर्ति कैपिलरी क्रिया के कारण होती है। ऊष्मा। ऊष्मा की इकाई सीजीएस कैलोरी, एएफपीएस ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बीटीयू। नेक्स्ट चलते हैं। परम शून्य ताप ऋणात्मक में यानी 273 केल्विन या -273 केल्विन होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो इकाई द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का तापमान इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। माने कि 1 केजी जल 0 डिग्री सेल्सियस पर है। जब इसे 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो यह 4 डिग्री सेल्सियस तक फैलने के बजाय सिकुड़ती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद यह फैलना शुरू करती है। जल का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यह व्यवहार जल का असामान्य प्रसार कहलाता है। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि किसी वस्तु की तापमान परिवर्तन की दर उस वस्तु के तापमान और उसके आसपास के तापमान के यानी आसपास के वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। न्यूटन के शीतलन नियम कहता है कि किसी वस्तु की तापमान परिवर्तन की दर उस वस्तु के तापमान और उसके आसपास के यानी वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होता है। तुषार ऊर्ध्वपातन की विपरीत प्रतिक्रिया है। मापन इकाई एंगास्ट्रम प्रकाश तरंगों की लंबाई मापने में। बैरल दराब मापने में। एक बैरल 31.5 गैलन या 7326.5 घन इंच के बराबर होता है। केबल की लंबाई मापने में यह लंबाई में 183 मीटर के बराबर होता है। कैरेट कीमती आभूषण को मापने के लिए यह मिश्रित सोने की शुद्धता मापने का मात्रक भी है। फैदम या जल की गहराई मापने के लिए 1 फैदम 4 इंच के बराबर होता है। नॉट जहाज की रफ्तार मापने के लिए। द्रव्यमान और घनत्व
कहता है 1 kg 1000 ग्राम या 6.02 यूनिट, ठीक है। यू होता है एक स्लग बराबर 14.6 kg, एक यू बराबर 1.66 kg, ठीक है। लंबाई और आयतन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर या 39.4 इंच या 3.28 फीट। 1 मील बराबर 1.61 kg, सॉरी 1.61 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.61 किलोमीटर या 5280 फीट। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर या 10 एंगस्ट्रम। 1 पिकोमीटर बराबर 1000 FM, ठीक है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 मीटर और एक बराबर 1000 लीटर या 35.3 या 264 गैलियम, ठीक है ना। और 1 पिको बराबर होता है, यहाँ 1 पिको बराबर हो जाएगा 10 के पावर -12 मीटर, ठीक है ना। तो छूट गया यहाँ पर, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कोणीय माप 1 मीटर प्रति सेकेंड 3.28 फीट पर सेकेंड या 2.24 मील पर घंटा। 1 किलोमीटर पर घंटा 0.621 मील पर घंटा या 0.278 मीटर प्रति सेकेंड। बल और दाब 1 लिब्रा बराबर 4.45 न्यूटन, 4.45 न्यूटन। 1 टन बराबर 2000 LB। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन या 10 डाइन या 1.45 लिब्रा। 1 वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल या 14.7 लिब्रा या 76 सेंटीमीटर HG का। नेक्स्ट चलिए। कहता कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने में। अल्टीमीटर हवाई जहाज की ऊंचाई मापने में। एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने में प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर हवा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोफोन या श्रवण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। बाइनोक्लियर या प्रकाशिक उपकरण जिसे दूर स्थित वस्तु को दोनों आंखों से देखने के लिए वस्तु को आवर्धित किया जाता है। कहता बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण की माप में। कार्डियोग्राम हृदय गति रिकॉर्ड करने में। कैलोरीमीटर ऊर्जा की मात्रा मापने में। क्रोनोमीटर एक घड़ी जो बहुत सटीक समय बताती है और जिसका प्रयोग समुद्र में देशांतर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण है। कम्यूटेटर एक उपकरण जिसका प्रयोग विद्युत धारा के मापन में और उसकी दिशा को बदलने में होता है। डायनेमो में यह प्रत्यावर्ती धारा के दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। साइक्लोट्रॉन परमाणु को टकराकर परमाणु के गुण का अध्ययन करने में प्रयोग होता है। डायनेमो यह डिवाइस जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमोमीटर यह एक उपकरण जो विद्युत शक्ति मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक उपकरण जो विद्युत आवेश की उपस्थिति की जांच करता है। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाने और या पता करने और मापने में। आर्द्रता मापी हिग्रोमीटर आर्द्रता स्तर की माप में। फोनोग्राफ ध्वनि पैदा करने में। ताप मापी अति उच्च तापमान मापने में। क्वार्टज घड़ी खगोलीय प्रेक्षणों और वन सटीक कार्य में प्रयोग की जाने वाली उच्च सटीकता वाली घड़ी होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है ना। शेयर करते रहिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है मात्रक किसे कहते हैं। कहता है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसी प्रकार की राशि के मात्रक की आवश्यकता होती है। प्रत्येक राशि की माप के लिए उसी राशि को कोई मानक मान चुन लिया जाता है। इस मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि की माप को प्रकट करने के लिए दो बातों का बताना आवश्यक है। राशि का मात्रक भौतिक राशि जिसमें मापी जाती है। आंकिक मान जिसमें राशि के परिमाण को व्यक्त किया जाता है। इससे यह बताना संभव होता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप यदि तार की लंबाई 3 मीटर है तो इसका अर्थ है कि लंबाई मापने का मात्रक मीटर है और तार की लंबाई चुने गए मात्रक मीटर की 3 गुनी है। मात्रक के प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक
वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं और अर्थात उनको एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मीटर, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए गए मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मापने की अंतरराष्ट्रीय मान पद्धति या एसआई पद्धति क्या है? भौतिक में एक राशि को मापना पड़ता है और यदि प्रत्येक भौतिक राशि के लिए अलग मात्रक माना जाए तो मात्रकों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उनको याद रख सकना असंभव हो जाएगा। इसीलिए सही भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक पद्धति अपनाई गई है जिसे मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अथवा इसे एसआई पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार यांत्रिकी में आने वाली सभी राशि को लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक में व्यक्त कर सकते हैं। ऊष्मागतिकी, विद्युत तथा चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी में काम आने वाली राशियों को ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता के मानकों में व्यक्त करते हैं। 1971 में माप और तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा पदार्थ की मात्रा को मूल राशि मानते हुए मोल को भी इस मूल मात्रक में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। कहता है 1 मील बराबर, अच्छा एसआई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीलीटर होता है लीटर में। 1 एकड़ बराबर 10 के पावर 4 वर्ग मीटर होता है। 10 के पावर 4 वर्ग मीटर है। ठीक है ना, पावर में है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 चेन बराबर 20.11 मीटर होता है। 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर होता है। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर 1.8 मीटर। 1 गज बराबर 91 सेंटीमीटर। 1 औंस बराबर 28.35 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर 4.536 ग्राम। 1 गज बराबर 3 फीट। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। द्रव्यमान के मात्रक 1 टेराग्राम बराबर 10 के पावर 9 kg। 1 गीगाग्राम बराबर 10 के पावर 6 kg। 1 मेगाग्राम बराबर 10 के पावर 3 kg। 1 टन बराबर 10 के पावर 3 kg। 1 क्विंटल बराबर 10 के पावर 2 kg। 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर -15 kg। ठीक है ना। 1 मिलीग्राम बराबर 10 के पावर -6 ग्राम। ठीक है। 1 डेसीग्राम बराबर 10 के पावर -4 kg। 1 असलाग बराबर 10.57 kg। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 16 औंस या 453.52 ग्राम। 1 केजी बराबर 2.205 पाउंड। 1 कैरेट बराबर 205.3 मिलीग्राम। 1 मेगाग्राम बराबर 1 टन या 1 ग्राम बराबर 10 के पावर -3 kg। कहता है समय का मात्रक 1 पिको सेकेंड बराबर 10 के पावर -12 सेकेंड। पिको के लिए 10 के पावर -12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड के लिए 10 के पावर -9 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड के लिए 10 के पावर -6 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड के लिए 10 के पावर -3 सेकेंड होना चाहिए। यहाँ पर जो भी लिखा हो देख लीजिएगा। लंबाई के प्रमुख मात्रक 1 टेरा मीटर बराबर 10 के पावर 12। टेरा में 12 याद रखिएगा, 10 के पावर 12। 1 गीगा के लिए 10 के पावर -9। 1 मेगा के लिए 10 के पावर 6। 1 मिलिया मीटर के लिए 10 के पावर 4। 1 किलोमीटर 10 के पावर 3। 1 हेक्टोमीटर 10 के पावर 2। 1 डेकामीटर 10 हो गया। ठीक है, मैंने 10 के पावर 1 लिखिए। 1 डेसीमीटर और डेसीमीटर आएगा तो 1 डेसीमीटर होगा तो 10 के पावर -1। सेंटीमीटर होगा 10 के पावर -2। मिलीमीटर होगा 10 के पावर -3। माइक्रोमीटर 10 के पावर -6। 1 मिली माइक्रोन 10 के पावर -9। 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10। 1 पिकोमीटर 10 के पावर -12। 1 एक्स मात्रक 10 के पावर -13। 1 फर्मी मात्रक 10 के पावर -15। ऑटोमीटर 10 के पावर -8। ठीक है, नेक्स्ट चलिए लंबाई को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। 1 मेगामीटर बराबर 1000 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। ठीक है। क्षेत्र मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। 1 वर्ग फुट 144 वर्ग। 1 वर्ग यार्ड 9 वर्ग फीट। 1 एकड़ 4840 वर्ग गज। 1 वर्ग मील 640 एकड़।
दूरी को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 मील बराबर 1760 यार्ड, 1 फलांग बराबर 10 चेन, 1 यार्ड बराबर 3 फीट या गज बराबर, 1 मील बराबर 8 फलांग। नेक्स्ट कहता है मात्रा को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। 1 सेंटीलीटर 10 मिलीलीटर, 1 डेसीलीटर 10 सेंटीलीटर, 1 लीटर 10 डेसीलीटर, 1 डेकालीटर 10 लीटर, 1 हेक्टोलीटर 10 डेकालीटर, 1 किलोलीटर 10 हेक्टोलीटर। भार को मापने की महत्वपूर्ण इकाई। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 डेकाग्राम 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम 10 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 1 टन 1000 किलोग्राम। तीर और लकड़ी को मापने की। 40 घन फुट नात्रास लकड़ी अनहेवन टिम्बर 1 टन, 50 घन फुट तरासी लकड़ी स्क्वायर टिम्बर 1 टन, 42 घन फुट लकड़ी 1 शिपिंग टन, 108 घन फुट लकड़ी 1 स्टैक, 128 घन फुट लकड़ी 1 कार्ड। ऊन संबंधी मापों की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। 7 पाउंड 1 क्लोव, 2 क्लोव 1 स्टोन, 2 स्टोन 1 टॉड और 61 बाई 2 टॉड 1 वे, 2 वे 1 सेक और 12 सेक बराबर 1 लास्ट और 240 पाउंड बराबर 1 पैक। तौल को मापने की महत्वपूर्ण इकाई है। 1 ग्रेन बराबर 0.000647999 किलोग्राम, 1 आउंस बराबर 0.0283495 किलोग्राम, 1 पाउंड बराबर 0.4535924 किलोग्राम, 1 हंड्रेड वेट बराबर 50.802 किलोग्राम, 1 टन बराबर 1016.05 किलोग्राम। देखिए पॉइंट के बाद एक एक अक्षर करके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। खगोलीय मापों की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। खगोलीय इकाई और खगोलीय इकाई के लिए क्या हो जाएगा। खगोलीय इकाई हो गया और मतलब 9 कितना हो जाएगा 9,28,97,400 मील और 59 और 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 59 अरब मील, ठीक है। और पार्सेक बराबर होगा 3.259 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है द्रव्यमान की मात्रा। 1 टेराग्राम बराबर 10 के पावर 9 kg, ठीक है ना। 1 गीगाग्राम बराबर 10 के पावर 6 kg, ये पावर है, ठीक है ना। 1 मेगाग्राम बराबर 10 के पावर 3 kg, 1 टन बराबर 10 के पावर 3 kg, 1 क्विंटल 10 के पावर 2 kg, 1 पिकोग्राम 10 के पावर -15 kg, 1 मिलीग्राम 10 के पावर -6 kg, 1 डेसीग्राम 10 के पावर -4 kg, 1 असलाग 10.57 kg, 1 मीट्रिक टन 1000 kg, 1 आउंस 28.35 ग्राम, 1 पाउंड 16 आउंस या 453.52 ग्राम, ठीक है। 453.52 ग्राम या 16 आउंस 1 पाउंड बराबर। 1 kg बराबर 2.205 पाउंड, 1 कैरेट बराबर 205.3 मिलीग्राम, 1 मेगाग्राम बराबर 1 टन, 1 ग्राम बराबर 10 के पावर 3 किग्रा। धारिता को मापने की महत्वपूर्ण इकाई जो द्रवों तथा ठोस सामान के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 4 गील बराबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट बराबर 1 कार्ट, 4 कार्ट बराबर 1 गैलन, 2 गैलन बराबर 1 पैक, 4 पैक बराबर 1 बुसल, 3 बुसल और 1 बैग, 5 बुसल बराबर 1 सैक, 8 बुसल बराबर 1 कार्टर, 5 कार्टर बराबर 1 लोड, 2 लोड बराबर 1 लाश, 36 बुसल बराबर 1 चाल्ड्रोन। गेहूं का 1 बुसल तौल में औसतन 60 पाउंड, जौ का लगभग 47 पाउंड तथा जई का 40 पाउंड होता है 1 बुसल तौल में। अब कहता है वृत्तीय तथा कोणीय माप की महत्वपूर्ण। 60 माने 60 थर्ड्स बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 30 डिग्री बराबर 1 साइन, 45 डिग्री बराबर 1 ऑक्टेंट, 60 डिग्री बराबर 1 सेक्टेंट, 90 डिग्री बराबर 1 क्वाड्रेंट या समकोण। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास का 3.1416 गुना होती है। सूती धागों की माप की महत्वपूर्ण इकाइयाँ। 120 गज बराबर 1 लच्छी, 7 लच्छी बराबर 1 गुंडी, 18 गुंडिया बराबर 1 स्पिंडल। विद्युत को मापने की महत्वपूर्ण इकाई, ठीक है। बोल्ट किसी 1 ओम प्रतिरोध से होकर 1 एम्पियर करंट को गुजरने के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ओम उस परिपथ का प्रतिरोध है जिसमें 1 वोल्ट का विद्युत दल 1 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है। मेगा ओम 10 के पावर 6 ओम के बराबर। 1 एम्पियर जो करंट किसी 1 ओम प्रतिरोध के आर पार 1 वोल्ट विभवांतर पैदा करे। कूलम विद्युत की वह मात्रा जो 1 एम्पियर करंट के 1 सेकंड तक बहने से प्राप्त हो।
1 वाट 1 जूल, 746 वाट 1 अश्व शक्ति प्रति सेकंड, 1 किलो वाट 1000 वाट या 1.5 अश्व शक्ति। रैखिक मापों की 8 जौ दाना 1 इंच और 2.1/2 इंच 1 नेल, 3 इंच 1 पाम, 7.02 इंच 1 लिंक, 9 इंच 1 स्पैम और 18 इंच 1 हाथ, 36 इंच 1 पद, 37.2 इंच 1 स्कॉटिश एल, 45 इंच 1 इंग्लिश एल, 5 फुट 1 रेखीय पद, 6 फुट 1 फैदम और 608 फुट 1 केबल, 10 केबल 1 नाविक मील, 6080 फुट 1 नाविक मील, 6087 फुट 1 भूगोलीय मील, 22 गज या 5 बिल्ली 1 चैन, 100 लिंक 1 चैन, 10 चैन 1 फलांग, 80 चैन 1 मील, 1 नोट नाविक मिली परा घंटा, ठीक है ना। ओ मिली नाविक ओ मील प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना, यह मीटर प्रति घंटा जो भी है 1 नोट बराबर। लीलन के धागा 300 गज बराबर 1 कट, 1 कट बराबर 1 हीर, 6 हीर बराबर 1 हास्प, 4 हास्प बराबर 1 स्पिंडल। संख्याओं की मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ 12 इकाई बराबर 1 दर्जन, 12 दर्जन बराबर 1 ग्रूस, 20 इकाइयाँ बराबर 1 बिसंख या कोड़ी, 5 गड्डी या कोड़ी या 100 इकाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा, 6 फुट बराबर 1 फैदम, 100 फैदम बराबर 1 केबल की लंबाई, 1000 फैदम 1 समुद्री मील, 3 समुद्री मील 1 समुद्री लीग, 60 समुद्री मील 1 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा पर, 360 डिग्री 1 वृत्त। कागज को मापने की इकाइयाँ 20 ताव 1 दस्ता, 20 दस्ता 1 रीम, 516 ताव 1 प्रिंटर रीम, 2 रीम 1 बंडल, 5 बंडल 1 बेल। सर्वेक्षक को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ 7.92 इंच 1 लिंक, 100 लिंक 22 गज 1 चेन हो गया, 22 गज या 1 चेन, 80 चेन 1760 गज, 80 चेन बराबर 1760 गज या मील। ताप की मापने की इकाइयाँ सेंटीग्रेड या इस नाप में पानी के हिमांक बिंदु को 0 माना जाता है तथा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है। शरीर में रुधिर का तापमान 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। र्यूमर इस नाप में पानी का हिमांक 0 माना जाता है तथा जल का क्वथनांक 80 डिग्री माना जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर जर्मनी में होता है। फ़ारेनहाइट इसमें हिमांक 32 डिग्री होता है और जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री माना जाता है। यह माप खास करके ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी अमेरिका में प्रयोग में लाया जाता है। समय को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटा 1 दिन, 7 दिन 1 सप्ताह, 4 सप्ताह 1 महीना, 13 चंद्रमास 1 साल, 12 कैलेंडर मास 1 साल, 365 दिन 1 साधारण वर्ष, 366 दिन 1 अधिवर्ष या लीप ईयर वर्ष उसी को बोलते हैं लीप ईयर, और 365.1/4 दिन 1 जूलियन वर्ष, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 51 सेकेंड 1 सौर वर्ष या 100 साल बराबर 1 शत वर्ष या शताब्दी। लंबाई तथा धारता को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर या 2.54 सेंटीमीटर होगा। 1 फुट बराबर 0.3048 मीटर, सभी मीटर में है तो आप इसको देख लीजिएगा और सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 गज बराबर 0.9144 मीटर, 1 मील बराबर 1609.344 मीटर, 1 इंपीरियल गैलन 4.54596 लीटर, 10 मिलीलीटर 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर 1 लीटर, 10 लीटर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर 1 किलोलीटर, 1 लीटर बराबर 1.3/4 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ 1 सेंटीएयर या 1 वर्ग मीटर 1.196033 वर्ग गज, 10 सेंटीएयर 1 डेसीयर, 10 डेसीयर 1 एयर, 10 एयर 1 डेका एयर, 10 डेका एयर 1 हेक्टायर, 100 हेक्टायर 1 वर्ग किलोमीटर, 1 हेक्टायर 2 एकड़। ठोस या घन को मापने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ 1 सेंटीस्टीयर तो 610.240515 घन मीटर, 1 डेसीस्टीयर 3.531658 घन फुट, 1 स्टीयर 1.307954 धन गज, 10 सेंटीस्टीयर 1 डेसीस्टीयर, 10 डेसीस्टीयर 1 स्टीयर या घन मील, 10 स्टीयर 1 डेका स्टीयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता भौतिक राशि किसे कहते हैं?
भौतिक राशि वे राशि जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला अदिश राशि और सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि वैसी राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। सदिश राशियाँ वैसी राशि भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियम के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, विद्युत तीव्रता आदि। मापन किसे कहते हैं? मापन वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितना गुना है, मापन कहलाता है। ऊपर के चित्र को आप ध्यान से पूर्व देखे होंगे कि 1 मीटर यदि मानक है तो उस मानक से यदि पेड़ की तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि पेड़ की लंबाई इस मानक से 4 गुनी है। अब हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए किसी मानक से तुलना करना ही मापन है। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसी भौतिक राशि के एक नियत परिमाण को मानक मान लिया जाता है तथा इस पर परिमाण की संख्यात्मक मान 1 माना जाता है। इस मानक के नाम को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है। माप के मात्रक इकाई। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक के प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कहता है मूल मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान। मात्रक, इसका मात्रक लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड और द्रव्यमान का किलोग्राम। व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों में या इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य, विभव के लिए क्रमशः बल के लिए न्यूटन, दाब के लिए पास्कल और कार्य के लिए जूल और विभव के लिए वोल्ट, ये सब व्युत्पन्न मात्रक है। मात्रक की पत्ती, सीजीएस पत्ती। इस पत्ती में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पत्ती कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। एफपीएस पत्ती। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय का मात्रक फुट, पाउंड और सेकंड होता है, इसे ब्रिटिश पत्ती भी कहते हैं। एमकेएस पत्ती में इस पत्ती में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पत्ती। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। इस पत्ती में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। एसआई के 7 मूल मात्रक निम्न है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। एसआई यूनिट में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/29979245 सेकंड में तय करता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम। फ्रांस के सेवरिन नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के किस चीज का बना हुआ है? प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इसे संकेत में केजी कहते हैं, किग्रा। समय का मूल मात्रक सेकंड। सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 9192631770 आवर्तकालों की अवधि में को 1 सेकंड कहते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है। यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसका प्रतीक ए है। ताप का मूल मात्रा केल्विन है। जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 वे भाग को केल्विन कहते हैं। इसका प्रतीक के होता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रा कैंडेला। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540×10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट या स्टेरेडियन कहते हैं। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्व यानी परमाणु, अणु आदि की संख्या 6.023 10⁻³ होती है। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक कहते हैं।
SI के दो संपूरक मात्रक हैं, ठीक है। एवोगाड्रो नियतांक का मतलब कितना मान होता है, एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.023 10⁻23 होती है, ठीक है, मोल। ये इतना याद रखिएगा। SI के दो संपूरक मात्रक निम्न है। रेडियन, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण एक रेडियन होता है। इस मात्रक का प्रयोग समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। एस्टेरेडियन, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण एक एस्टेरेडियन होता है। यह ठोस कोण को मापने का मात्रक है, यानी सॉलिड एंगल हो गया। रेडियन प्लेन एंगल के लिए, एस्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए। भौतिक राशि लंबाई का वैसा मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, संपूरक कोण में समतल कोण रेडियन, ठोस कोण एस्टेरेडियन। कहता है कुछ भौतिक राशि, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, चाल मीटर पर सेकंड, वेग मीटर पर सेकंड। चाल और वेग दोनों बराबर होता है, बस एक सदिश होता है, एक अदिश होता है, ठीक है, ठीक है। वेग हो गया सदिश, चाल हो गया अदिश। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। संवेग सदिश राशि है, केजी मीटर प्रति सेकंड। आवेग भी सदिश राशि है, न्यूटन पर सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड। आवेग को न्यूटन सेकंड बोलते हैं, न्यूटन सेकंड। दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य ऊर्जा न्यूटन मीटर या जूल, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और शक्ति जूल पर सेकंड या वाट। कहता है कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। अत्यधिक लंबाई दूरी को मापने में प्रयोग की जाने वाले मात्रक। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसी को बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी खगोलीय दूरी कहलाती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 10⁻11 मीटर। फिर से 1.495 × 10⁻11 मीटर, या एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट, पारसेक या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक 3.08 10⁻16 मीटर होता है। कहता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मील 1.6 किलोमीटर। एक नाविक मील 1.852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई 1.495 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻15 मीटर या 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। एक पारसेक बराबर 3.08 10⁻16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर। द्रव्यमान के मध्य एक औंस बराबर 28.35 ग्राम। एक पाउंड बराबर 16 औंस या 453.52 ग्राम। एक किलोग्राम 2.20 पाउंड या 1000 ग्राम। एक क्विंटल बराबर 100 केजी। एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। समय के मात्रक, एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। एक घंटा बराबर 60 मिनट या 3600 सेकेंड। एक दिन बराबर 24 घंटे। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या 28 दिन। एक सौर मास बराबर 30 या 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, ठीक है। एक वर्ष बराबर 13 चंद्रमास या 1 दिन, 12 सौर मास या 365 दिन। एक लीप ईयर बराबर 366 दिन। क्षेत्रफल का मात्रक, 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज या 43,560 वर्ग फुट या 4046.94 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। एक वर्ग किलोमीटर बराबर 100 यानी 100 हेक्टेयर। एक वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर। एक वर्ग मील बराबर 2.6 वर्ग किलोमीटर या 256 हेक्टेयर या 640 एकड़। आयतन के मात्रक, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर या 0.2642 गैलन। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। चलिए, तो इस तरह से आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ थ्योरी हो गया। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगा होगा। किसी प्रकार का कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर थोड़ा मोड़ा त्रुटि हो तो। इस तरह से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। इस तरह के वीडियो पाने के लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।